हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर सोनू। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग को फिर से टॉपर्स टॉक शो में स्वागत करते हैं। और आप लोगों के लिए आज हमारे गेस्ट हैं सर, जिन्होंने एसएससी जेईई 2023 में क्वालिफाई करके और सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में गए हैं। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू जो है सो आप जाने माने मतलब हम लोगों के दोस्त हैं जो यूट्यूबर हैं, और जो मतलब दोस्तों का किन्हीं का भी कहीं भी सिलेक्शन होता है तो आप उसके कहानी को बताते हैं कि कैसे बिल्कुल बिल्कुल, उनके जर्नी स्ट्रगल को बताते हैं, स्ट्रगल लाइफ। और ये एक अच्छा मतलब एक स्टार्टअप है जिससे कि हम लोग के बहुत सारे दोस्तों को मोटिवेशन मिलता है। हाँ, और ये बहुत अच्छा चीज हमको भी लगता है। तो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को बताइएगा, आप अपने से रूबरू कराइएगा ऑडियंस को। सर, मेरा नाम प्रभात कुमार सिंह है और मैं बिहार के पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। हाँ। मेरा 10th भी पूर्णिया के ही एक मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल रामबाग से हुआ, और फिर मैं 2017 में 10th पास आउट हुआ, और फिर 2017 में ही सेम पूर्णिया पॉलिटेक्निक कॉलेज से मेरा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा हुआ, जो कि 2020 तक चला, 3 साल का। उसके बाद मैं पटना आ गया, फिर पटना में कोचिंग लिया, फिर जो है 3 साल यहाँ 2020 के लास्ट तक तो हमारा मतलब कंप्लीट ही हुआ एग्जामिनेशन। उसके बाद पटना आ गए, फिर पटना में हम लोगों का तैयारी चला। हाँ। 3 साल हो ही गए दिसंबर में, और 2023 में फाइनली हमको सक्सेस मिल गया, और अभी हमको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है। चलिए सर, आपके सक्सेस के लिए बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इनका ऑल इंडिया रैंक 383 है, 383 ना। हाँ। इनका ऑल इंडिया रैंक 383 है और सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट मिला है। तो सर, आप जब स्टडी करते थे तो उस टाइम सर और अभी सिलेक्शन हुआ है, इस टाइम में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है? यानी रिजल्ट से पहले और रिजल्ट के बाद का क्या डिफरेंस आपके लाइफ में आया है? रिजल्ट से पहले तो आदमी को थोड़ा सा डर रहता है। हाँ। और जिस दिन रिजल्ट आता है अगर सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत खुशी का माहौल हो जाता है घर में भी सब। और अगर नहीं होता है तो, क्योंकि पिछले साल मेरा मेंस हुआ था लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया, तो आदमी अपसेट हो जाता है, लगता है इतना साल तैयारी किए। हाँ। और फिर इसमें एसएससी में सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि आपको फिर शुरू से फिर से प्री निकालना होगा, फिर से नॉन टेक पढ़ना, सब चीज फिर से करना होगा। यही थोड़ा सा, ये ऐसा नहीं कि सीधा मेंस में फिर से दोबारा बैठने का मौका मिलेगा, फिर से आपको प्री करना होगा, फिर से मेंस में जाना होगा। तो ये थोड़ा अपसेट हो जाता है आदमी की, जो है इतना मेहनत की, यहाँ तक पहुंचे, रिजल्ट नहीं हो पाया। फिर अगर सिलेक्शन हो जाता है तो यही सब चीज़ थोड़ा खुशी लगता है कि नहीं यार, जो है इतना बच्चा के बीच मेरा सिलेक्शन हुआ। और आसान काम तो है नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम निकालना तो बिल्कुल टफ ही है। एसएससी अपने आप में एक ये है, यूपीएससी है। एसएससी का क्वेश्चन भी पूछने का जो ये लेवल है, कोई मतलब आसान काम नहीं है एसएससी निकालना, ये तो मान के ही चलना चाहिए। ऐसा कह दे कि बिना मेहनत के हो जाएगा तो ऐसा गलत कहना होगा। मेहनत तो लगता है एसएससी के कोई भी एग्जाम में। और सर, आपका जो प्री में मार्क्स था वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में कितना कितना था? देखिए, नॉन टेक में तो मेरा 47 नंबर, लगभग 47 या 48 नंबर रीजनिंग में था, और 20 नंबर मेरा जो है इसमें ये जीके जीएस में था। हाँ। और 62 के लगभग मेरा नंबर था ना टेक्निकल? हाँ, टेक्निकल में 62 के लगभग नंबर था, और फाइनल ओवरऑल 125 दशमलव कुछ नंबर था मेरा। और प्री में, ये प्री का हुआ, फिर मेंस में 220 नंबर मुझे आए। हाँ। और फिर शायद नंबर बढ़ा है कुछ। हाँ। तो हाँ, एक क्वेश्चन कुछ सही हुआ है तो नंबर भी बढ़ गया है, तो मेरा जनरल से सिलेक्शन हुआ है। हाँ। तो अभी तो फाइनल मार्क्स नहीं आया है, आएगा तो वो भी बताएंगे। सर, आप हमको ये बताइएगा, जब आप सर स्टार्टिंग में पटना आए थे तो सर किस प्रकार से रहना खाना होता था और कहाँ कोचिंग सर ज्वाइन किए थे? इसके साथ साथ सर आप कौन सा मटेरियल को फॉलो किए थे सर? अगर स्टूडेंट को कोई 2-3 बुक यानी स्टडी मटेरियल प्रीफर करवाना चाहे तो कौन सा सर मटेरियल बोलिएगा? शुरुआत में हम जब पटना आए तो पटना, क्योंकि पहली बार हम कोई बड़ा शहर आए हुए थे और वो भी रहने के लिए आना था, तो हम लोग 4 दोस्त पूर्णिया से ही एक साथ निकले थे, वहाँ से आए थे। हाँ। तो यहीं पे हम लोग ये राजेंद्र नगर स्टेशन के जस्ट सामने जो कॉमर्स कॉलेज के पीछे हम लोग वहाँ अच्छा दिन रहे, 1-1.5 साल रहे। और हम लोग शुरुआत से इंजीनियर्स एकेडमी में हम लोग जुड़े, वहीं से पढ़ाई लिखाई हुआ, सब चीज़ वहीं से हुआ।
सारे अच्छे अच्छे फैकल्टी थे वहाँ से, सब पढ़ाई अच्छा हुआ। फिर बीच में लॉकडाउन भी लग गया, फिर हम लोग को घर भी जाना पड़ गया बीच में, फिर पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया, तो उसमें ऑनलाइन पढ़े हम लोग। लेकिन ऑनलाइन से हम लोग पहली बार पढ़ रहे थे तो उतना अच्छा मतलब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बाद में आके कोचिंग में हम लोग के साथ ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ लिए हो, तो ऐसा नहीं हुआ। उसमें भी हम लोग को पढ़ाया गया ऑफलाइन में। और फिर उसके बाद बुक्स का बात है तो कोचिंग में बुक्स मिला था, तो वो बुक्स बनाना जरूरी है 2-3 बार। SSC JEE प्रीवियस ईयर बनाना जरूरी है। और फिर गुप्ता एंड गुप्ता का एक सॉल्यूशन वाला बुक आता है, जो कि PDF आपका अवेलेबल है। हाँ, इंजीनियर्स प्राइड करके जो है कोचिंग के जो सॉल्यूशन प्रोवाइड किए हुए हैं, बहुत अच्छा बुक है। एक बार मतलब उसमें सॉल्यूशन है तो बच्चों को सहूलियत होता है उसको पढ़ने के लिए, तो वो बुक बनाना बहुत जरूरी है। और आजकल के जो ट्रेंड्स के हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि अगर कोई ES का मतलब कि प्री का बना ले तो वो भी बेटर रहेगा। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि जब आप कोचिंग टाइम में थे तो आपको कौन कौन ऐसे सर थे जो पढ़ाए थे और किन से ज़्यादा प्रभावित आप हुए थे? देखिए, सबसे पहले तो हम सबसे पहला जो टीचर थे वो थे विनय ठाकरे सर। उनसे जब पटना पहली बार आए तो उनको देखे तो देख के भी अच्छा लगा, और फिर पढ़ाने का स्टाइल, और प्लस सबसे अच्छा लगा कि नंबर वो दे दिए। वो पहले ही दिन अपना नंबर बोर्ड पे लिख दिए कि हाँ कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको व्हाट्सएप करो, और नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप पे तो कॉल कर लेना। तो ये चीज हमको थोड़ा सा आश्चर्यचकित लगा कि मतलब कि ये कोई आदमी दिन भर पढ़ा रहा है, फिर रात में बच्चा परेशान भी कर सकता है, मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये चीज थोड़ा अच्छा लगा। उसके बाद रवि सर आए, रवि सर से भी हम लोग का काफी अच्छा मतलब रिलेशन रहा। उसके बाद ईशू सर आए, ईशू सर से भी जो है हम लोग ये पढ़े, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट नहीं, सबसे पहले वो शुरू किए थे हाइड्रोलॉजी। तो उसी बीच फिर लॉकडाउन का माहौल आ गया, तो फिर पढ़ाई बाधित हो गया। उसके बाद हम लोग आए तो फिर लॉकडाउन के बाद तो EVS शुरू हुआ, हम लोग का हाइड्रोलॉजी खत्म हो गया था, कुछ बैच में खाली खत्म नहीं हुआ था। फिर उसके बाद EVS शुरू हुआ, उसके बाद फिर BMC शुरू हुआ, फिर सॉइल शुरू हुआ। तो BMC तो हम पढ़े थे विनोद मानकर सर से, फिर इन्वायरमेंट शुरू हुआ तो ये ईशू सर पढ़ाए थे। फिर सॉइल मैकेनिक्स जो अनीस सर पढ़ाए। फिर बाद में वो सर आए, क्या कहते हैं, स्टील और जो है स्टील और ट्रांसपोर्टेशन हुआ। फिर और सर्वे तारीफ सर पढ़ाए, वो भी सर बहुत मतलब कि तारीफ सर से भी बहुत अच्छा हम लोगों का बॉन्ड हो गया था, वो भी बहुत अच्छे सर थे। और फिर उसके बाद अच्छा सर, RCC नीलोत्पल सर से, उनसे भी काफी हम लोगों का इंटरेक्शन हो गया था। मतलब हर एक टीचर से हम लोग का बॉन्ड बहुत अच्छा रहा। अच्छा सर, ये बताइएगा, आप जब स्टडी पीरियड में थे, हालांकि अभी तो आप स्टडी कीजिएगा ही, लेकिन जब आप सिलेक्शन से पहले स्टडी पीरियड में थे तो सर क्लास के अलावा आप दिन भर में कितना टाइम अपने सेल्फ स्टडी को दे पाते थे? मेरा जब क्लास खत्म हो गया तो उसके बाद हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ते थे। और लाइब्रेरी हम ज्वाइन किए हुए थे, तो लाइब्रेरी में ही मेरा मतलब कि 24 घंटा वाला ले लिए थे, तो हम कभी भी पढ़ते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और हम मेस में लास्ट टाइम तो मेस में भी खाने लग गए थे। और फिर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्टडी और ज्यादा से ज्यादा टाइम टेस्ट देते थे। ऑल एंड एवरेज देखा जाए तो एक दिन में आप कितना घंटा सेल्फ स्टडी को दे पाते थे? देखिए, जो इफेक्टिव स्टडी होता था, इफेक्टिव स्टडी तो 8 से हम 10 घंटा कर लेते थे। लेकिन ऐसे जो कहा जाए तो ऐसे तो हम ज्यादा बहुत समय बैठते थे लाइब्रेरी में। 15-16 घंटा भी कहिएगा तो कम नहीं है। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप थोड़ा देर मोबाइल भी चला लिए, थोड़ा देर माइंड इधर उधर, माइंड में बहुत सारा बात आ गया, तो इफेक्टिव स्टडी तो 6 से 8 घंटा ही जो हो पाता था। तो और यही स्टडी चाहिए भी, 6 से 8 घंटा अगर आप इफेक्टिवली पढ़ रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं, तो सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताइएगा कि सर जैसे कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पोर्शन अलग अलग है, तो इस दोनों के बीच में आप कैसे मैनेज कर पाते थे? तो नॉन टेक का ये था कि आप जैसे कि रीजनिंग हर दिन प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि रीजनिंग अगर एक बार आपका कंप्लीट हो गया है तो रीजनिंग को प्रैक्टिस ही रीजनिंग का जो है बेस्ट ऑप्शन है, ये हो गया। और नॉन टेक का जो पार्ट है उसको जो है उसमें पार्ट वाइज पढ़िए। उसमें जैसे पॉलिटी है, उसका ज़्यादा वेटेज है, तो पॉलिटी को आपको जो है ध्यान देना होगा ज़्यादा। फिर उसके बाद जो है बायोलॉजी और हिस्ट्री का पार्ट है, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा है तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको देना होगा। फिर उसके बाद जैसे कि विविध वाला पोर्शन आता है जिसमें डांस, आजकल जो SSC का जो पैटर्न है जिसमें वही सब ज़्यादा पूछते हैं, तो वो उन सभी चीज़ों को आपको क्लियर करना होगा। तो उसके लिए आपको जो है पढ़ लीजिए एक बार
यूट्यूब पे बहुत ट्रिक वाइज बताया गया, पढ़िए। हाँ। उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पे जो है उसको जो है उसका टेस्ट देते रहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि रीजनिंग के लिए आप डेली एक सेट हाँ, प्रैक्टिस हाँ, करिए, कम से कम एक प्रैक्टिस करके फिर एनालिसिस कीजिए, कम से कम हम्म। एक सेट। उसके हम्म। बाद जीके जीएस में सिलेक्टिव क्वेश्चन को, सिलेक्टिव टॉपिक हाँ। को पिकअप कीजिए और उसको पढ़िए, उसका पढ़ के टेस्ट आप मारते टेस्ट रहिए। मारते रहिए। और वैसे मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा, क्रेजी जीके ट्रिक्स करके एक चैनल है यूट्यूब पे, ये हाँ। ट्रिक्स के साथ में जो है ना आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे। डैम हो गया, नृत्य हो गया और बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम जो भी होता है, अच्छा अच्छा उनके पास कंटेंट रहता है और आता है। और टेक्निकल में सर आप किस प्रकार से मैनेज करते थे? टेक्निकल का तो वही जो कॉपी का बार बार रिवीजन, उसके बाद जो आपका टेस्ट देते रहिए। हाँ। और बुक जो बनाना है तो बुक तो आप 2-3 बार बनाना ही पड़ेगा, कम से कम 5 बार बनाना ही पड़ेगा आपको। हाँ। हमारा तो 2 साल तैयारी हो गया था तो हम बना लिए थे। फिर उसको बनाइए। उसमें जो कौन सा बुक बनाए थे सर? इंजीनियर्स एकेडमी का एक एई वाला बुक था, मतलब एई स्टेट एई हाँ, वाला वहां से मिलता हुआ पोस्टल हाँ, पैकेज के रूप में मिलता हाँ, था। अच्छा। हाँ। वो वाला और एसएससी जेई प्रीवियस ईयर जो था तो वो सब तो जो है उस पे भी बनाए। और हाँ। टेक्स्ट बुक में प्रीवियस ईयर करके क्वेश्चन आता है, उसमें भी मारे। तो प्रीवियस ईयर काफी बार बनाए। अच्छा, आपके सिलेक्शन में टेक्स्ट बुक का क्या रोल रहा? टेक्स्ट बुक का बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि टेक्स्ट बुक से ही हम जब मेरा कोचिंग खत्म हो गया, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद टेक्स्ट बुक पे ही ज्यादा टाइम देते थे। हाँ। उस पे जो है टेस्ट दीजिए, उस पे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी है, उस पे जो है आपको नॉन टेक वाइज भी टेस्ट मिल जाएगा। प्रैक्टिस एक करके है। हाँ। उसमें जाने के बाद आपको नॉन टेक में जो चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद ये एग्जाम टाइम में आपको जो है पूरा मतलब 200 नंबर वाला भी टेस्ट मिलेगा। हाँ। वो सब मारना बहुत इफेक्टिव, और उसमें थोड़ा क्वेश्चन का लेवल हाई रहता है। अच्छा, जब टेक्स्ट बुक पे सेट आप देते थे, टेस्ट देते थे, तो हाँ। सर उस टाइम आपका ओवरऑल टेस्ट में क्या नंबर आता था, क्या आता देखिए था? उसमें शुरुआत में तो कम ही आता है, क्योंकि हाँ। शुरुआत में आपका समय ही थोड़ा सा, ये समय पर आप बना नहीं पाइएगा। हाँ। हाँ। धीरे धीरे नंबर बढ़ता है। पहले 110 115 मेरा तो आता था। हाँ। बहुत लड़का का 90 सब भी आता है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं चाहिए, दीजिए टेस्ट। 110-15 आता था, कोई किसी सेट में 125 30 135 भी लाए हैं। हाँ। ऐसे भी होता है। उसमें टेस्ट का लेवल भी रहता है, इजी, मॉडरेट, हार्ड, डिफिकल्ट, सब तरीके का टेस्ट बिल्कुल बिल्कुल वो कैटेगराइज करके रहता है। हाँ। तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे टेस्ट दीजिए और अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने दीजिए। ये समझिए कि टेस्ट है, थोड़ा सा हाई फाई होता है ये एक्चुअल एग्जाम से। तो ये नहीं कि कम नंबर आए आप डिमोटिवेट हो गए, आप जो छोड़ो टेस्ट वेस्ट देने नहीं है। अच्छा, टेस्ट आप कितने दिन पे देते थे और कब से टेस्ट देना मतलब स्टूडेंट को स्टार्ट कर देना चाहिए? टेस्ट तो अभी के समय में, जब एग्जाम से आप 2-3 महीना 3 महीना आगे हैं, तो सप्ताह में तो 2-3 टेस्ट दे ही दीजिए, क्योंकि एनालिसिस में बहुत टाइम लगता है, 4 घंटा लगता है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तब तो आपको दे ही देना चाहिए, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सब्जेक्ट टेस्ट दीजिए, चैप्टर टेस्ट दीजिए। बाद में एग्जाम के समय आपको कम से कम आपको देखिए 20-25 टेस्ट देना होगा, फुल टेस्ट। यानी हाँ। फुल टेस्ट जितना आता है उसको जितना हो कर सके देना ही होगा। हाँ, जितना हो सके। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आजकल जान रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर है, इसके अलावा और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन के जो है ना फैक्टर्स आ गए हैं, बहुत सारे चीजें आ गई हैं। तो डिस्ट्रैक्शन से किस प्रकार से बचा जाए ताकि सिलेक्शन पक्के कर सके? देखिए डिस्ट्रैक्शन बहुत तरीके का है। एक डिस्ट्रैक्शन तो आप लोग सब जानते ही हैं, उससे महिला मित्र। हाँ, उनसे बचिए। वो तो आदमी को खुद से करना होगा। फिर मोबाइल एक सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। हाँ। तो पढ़ाई के समय मोबाइल को थोड़ा सा बंद करके रख दीजिए। हाँ। और टेबल पे नहीं रहना चाहिए मोबाइल। टेबल पे रहेगा ध्यान जाएगा, तो मन करेगा एक बार देख लेते हैं, उठा ही लेते हैं। हाँ। तो टेबल से हटा के बैग में रखना बेटर ऑप्शन है मेरे हिसाब से। क्योंकि एक बार अगर आप मोबाइल लिए तो आधा घंटा से पहले आप मोबाइल छोड़िएगा नहीं, शॉर्ट्स देखने। शॉर्ट्स आप देखने लग जाइए, तो ये चीज थोड़ा सा करना होगा। अच्छा, आपके लाइफ में महिला मित्र आई है कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक हम लोग का कॉलेज जो था वो थोड़ा सा उसमें लड़का टाइप का कॉलेज था, थोड़ा रैगिंग वैगिंग वाला माहौल, पुराना जमाना का रैगिंग वाला माहौल था। तो कोई लड़की एडमिशन लेती नहीं थी। और स्कूल में भी रहे तो स्कूल में भी वैसा कुछ नहीं, हम लोग थोड़ा सा
अब पटना में भी चांस नहीं होगा? नहीं, पटना में भी हम लोग को जो है ज्यादातर दोस्त के माहौल में रहे, लड़का के ग्रुप में हम लोग ज्यादा रहे। हाँ। खाना पीना सब बात घूमना, और ज्यादा हम लोग घूमने फिरने वाले थे नहीं, लाइब्रेरी में रहते थे। यानी तो कि अभी तक आपकी महिला मित्र नहीं नहीं, ये सब मामले में तो हम बहुत पीछे हैं। बाकी सिलेक्शन हो गया है, अगर कोई है तो देख सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो ये सब तो बात की बात है, लेकिन जो है सिलेक्शन के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और ये हाँ। सब चीज से थोड़ा दूर रहा जाए तो थोड़ा आदमी जल्दी सेलेक्ट हो जल्दी जाएगा। सक्सेस मिल जाता हाँ, है। सक्सेस जल्दी हो। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप जब पढ़ते थे तो आपके एक दिन का दिनचर्या क्या होता था? एक दिन का लाइफ स्टाइल, हाँ। जागने से सोने तक का क्या होता था? देखिए, हम बताए ही कि लाइब्रेरी में ही हम रात भी गुजार लेते थे। हाँ। गुजारते ही थे, क्या वहीं सो जाते थे नीचे। हाँ। तो हम यहाँ हम रहते रूम पे बहुत कम थे, लाइब्रेरी में रहते थे, और हम खाते थे मैस में। तो यहाँ रूम पे आते थे, खा लेते थे, 7-8 बजे आ ही जाता है मैस का खाना, 8 बजे तक। तो 8 बजे हम रात में खा लेते थे, उसके बाद चले जाते थे। खाना खाने के बाद हमको नींद लगता है, इसलिए हम टेस्ट देते थे। ठीक, टेस्ट 2 घंटा दिए, 11 बजे तक में हम सो जाते थे। फिर हम 3-4 बजे तक में उठ जाते थे सवेरे, अलार्म लगा के। फिर उसके बाद सुबह फिर नींद लगेगा तो एक टेस्ट देते थे। तो टेस्ट दिए, फिर उसके बाद टेस्ट दे के थोड़ा बहुत एनालिसिस करके थोड़ा बहुत झपकी लग ही जाता है, तो अलार्म लगा के हम सोते थे। 10 मिनट 15 मिनट का अलार्म लगा है, सोए, फिर अलार्म उठ गए। उसके बाद फिर मूड फ्रेश हुआ, 1 घंटा 2 घंटा पढ़े। फिर ऐसे ही मेरा दिन करता था। नींद हमको लगता है बहुत ज्यादा, तो हमको नींद लगता था, हम सो जाते थे, लेकिन हम अलार्म लगा के सोते थे 10 मिनट का। फिर हम जग जाते थे, फिर दोस्त लोग भी रहते थे तो जगा हुआ देते थे, और फिर पढ़ने में सबका मदद, मतलब सही हो रहा था। हाँ, सबका सहयोग। क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस, हम लोग तो टेस्ट सीरीज भी यहाँ स्टार्ट हुआ था, तो हम लोग कॉस्मिक में भी दिए, फिर इधर स्टार्ट हुआ, दोस्त लोग किए, तो वहाँ भी टेस्ट वेस्ट भी हम लोग खूब दिए हैं। अच्छा, देखिए आजकल क्या है ना कि कंटेंट तो भरा पड़ा है। लोग, पता है आपको, जब तैयारी किसी चीज का करते हैं तो लोग यूट्यूब और टेलीग्राम को दिन भर, यूट्यूब या टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे तो आपको रहना ही नहीं चाहिए। आप इसके बारे में क्या करना चाहते हैं? वैसे कंटेंट के बारे में क्या करना चाहते हैं? टेलीग्राम ठीक हमको लगता है। टेलीग्राम पे आप टेस्ट दीजिएगा तो एक तरीके की प्रैक्टिस ही होगा, क्योंकि 30 सेकंड में आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर भी देना है। एक तरीके स्पीड बढ़ता है। लेकिन ये YouTube वाला कोई फायदा नहीं है जो बच्चा कोचिंग पढ़ रहा है। क्योंकि YouTube पे एकदम मोस्ट कॉमन बात पढ़ाया जाता है, जो कि हर एक बच्चा, अगर 15 क्वेश्चन कोई टीचर करा रहे हैं तो 13-14 क्वेश्चन उस लड़का से बनेगा बिना कोई रिवीजन के। हमको लगता है ना कि YouTube एक मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है, वहां से मार्केटिंग करवा देगा, इजी क्वेश्चन बनवा देगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये सर हमको पढ़ा रहे हैं तो सब क्वेश्चन बन जा रहा है, और वहां से आपको रिकमेंड कर देंगे कि आप मेरे ऐप पे जाइए और वहां से कोर्स खरीदिए। अभी जो है, अभी पैटर्न क्या चल रहा है SSC में, वो रीजन 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। हाँ, YouTube पे एक भी टीचर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं? नहीं करवा रहे हैं तो पढ़िए। हाँ जी, ठीक है, करवा रहे हैं तो कोई सर पढ़िए, लेकिन कोई नहीं करवा रहे हैं। सिंपल सी बात है, स्टेटमेंट वाला जब पैटर्न चल रहा है, सर 1 लाइनर करवाएंगे 2017 में। 2017 में 80 क्वेश्चन बन जाता है हर एक स्टूडेंट से। तो वो उस टाइप का अभी पैटर्न थोड़ी है। नहीं जी। तो वो वाला क्वेश्चन कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए हमको तो ज्यादा, हम तो यूट्यूब सब बहुत नहीं, उसमें हम कभी नहीं, कोई टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था तो हम यूट्यूब पे उसको सर्च करते थे, गूगल पे सर्च करते थे, फिर उसका हम पढ़ लेते थे उस चीज को जो प्रॉब्लम होता था। अच्छा, आप करंट अफेयर के लिए क्या करते थे? करंट अफेयर तो देखिए, हम पढ़े थे गौरव सर से पूरा। मतलब कि हर दिन देखते थे, साप्ताहिक वाला भी देखते थे। साप्ताहिक वाला हम ज्यादा प्रीफर करते थे। और फिर जो है वो 6 महीना वाला जो कराया, उसका भी हम पूरा PDF निकाल के पूरा पढ़े। लेकिन ज्यादा बेनिफिट हमको लगा नहीं, क्योंकि SSC के एग्जाम में नहीं उतना जो है करंट अफेयर नहीं ज्यादा पूछता तो वैसा है जैसा पढ़ नहीं पाएगा। पूछता है तो जो है आउट ऑफ सिलेबस टाइप से, मतलब उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि कोई BPSC की तैयारी कर रहा है तो वो जितना पढ़ता है वो सब लड़का बना सकता है ऐसा क्वेश्चन तो उसमें ज्यादा इफोर्ट लगा के, ज्यादा समय दे के, उतना समय में दूसरा आपका नॉन टेक कवर हो जाएगा। आप अपने तरीका से अपकमिंग एस्पिरेंट जो फ्यूचर में तैयारी करेंगे या अभी कर रहे हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो अपने तरीका से क्या कुछ बोलना चाहेंगे ताकि उनके लिए हेल्प? हम तो यही बोलेंगे कि प्री में सबसे इम्पोर्टेंट आपका रीजनिंग वाला पार्ट है। उसको छोड़ के चलिएगा तो सिलेक्शन अगर हो भी रहा है तो आप कटअप पे ही रहिएगा, लाइन पे ही रहिएगा। तो इसलिए रीजनिंग को तो छोड़ना नहीं, हर दिन उसको प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग इम्पोर्टेंट है। फिर GK GS वाला ही पोर्शन आप नहीं छोड़ सकते हैं, उसमें कम से कम 20 नंबर लायक आपको जो है तैयारी करना होगा। इसलिए पॉलिटी नहीं छोड़ सकते हैं, बायोलॉजी नहीं छोड़ सकते हैं, और जो विविध वाला पोर्शन आजकल जो
एसएससी का ट्रेंड है वो नहीं छोड़ सकते। हाँ वो सब चीज जो सेलेक्टेड चीज ही पढ़िए नॉन टेक में ज्यादा, क्योंकि लोग नॉन टेक पढ़ के दरोगा निकाल रहा है, यूपीएससी निकाल रहा हाँ है, जी। तो कितना बड़ा सिलेबस होगा। बहुत बड़ा सिलेबस है। हाँ, बहुत बड़ा सिलेबस है। ऑब्वियसली बात है कि हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। बिल्कुल। उतना पढ़ने जाएंगे तो लोग जो है यहाँ 1-2 साल पढ़ रहा है, जो है खान सर सबके यहाँ इतना दिन कोचिंग चल, हम लोग को पढ़ना ही नहीं। हम लोग टेक्निकल क्षेत्र, हमको टेक्निकल भी पढ़ना, तो सिलेक्टेड पोर्शन पढ़ के निकलिए। जैसे कि हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिए, समय है तो तब एंशिएंट पढ़ लीजिए, मिडाइवल नहीं भी पढ़िएगा काम चल जाएगा। तो यही पैटर्न अपनाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल में भी ज्यादा से ज्यादा समय देना है ना, तो इसलिए ये चीज हमको लगता है कि बेटर अप्रोच रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग का सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। और अगर आपका कोई और डाउट बनता है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, उनका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, या हमारे सर ही उसका रिप्लाई देंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।